हेलो दोस्तों। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यह यूनिट हमारी है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बैंक क्या है, कस्टमर क्या है और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बेसिकली हमारा बता रहा है कि एक बैंक का कोर बिजनेस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द बेसिक फंक्शन ऑफ ए बैंकर इज एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक बाय वे ऑफ डिपॉजिट एंड डिप्लॉइंग द सेम बाय मींस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक का मेन काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसको लोन और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में डिप्लॉय करना। इसके साथ साथ बैंक अलग अलग सर्विसेज देता है लाइक लॉकर्स, कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी, कलेक्टिंग बिल, चेक। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं। उन अलग अलग टाइप की सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा किस टाइप का रिलेशन है कस्टमर के साथ। एक बैंकर एज ए बैंकर, तो इसमें फर्स्ट कहते हैं रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड ए बैंक। एक बैंक कहने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। इसको इन्होंने डिफाइंड किया है कि एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द टर्म बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसमें वही बात कही गई है दोस्तों जो पहले कही गई थी कि एक बैंक का काम क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उसको यूटिलाइज करना लोन की और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। और ये जो हमारा डिपॉजिट है रिपेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड के ऊपर रिपेबल है। तो जब भी डिमांड होगी वो हमें रिपे करना होगा लोन, जो कि चेक की फॉर्म में डिमांड हो सकता है, ड्राफ्ट की फॉर्म में हो सकता है और किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो बैंक का मेन काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट में उसको यूटिलाइज करना। और अगर पब्लिक उसको डिमांड करती है तो वो डिमांड रिटर्न हमें देगी चेक, ड्राफ्ट या अदर इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे। आगे ये कहते हैं कौन कौन सी एसेंशियल सेटिस्फाई होनी चाहिए रिक्वायरमेंट जिससे हम एक बैंक की डेफिनेशन बता सके कि कैसे बैंक हम डिफाइन करते हैं। तो पहला इसमें कहा गया है कि डिपॉजिट शुड बी ओनली फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो पहला हमारा क्या है कि जो हमारा डिपॉजिट है वो लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। और कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंसिडर एज बैंक। अगर कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको हम बैंक नहीं कहेंगे। इसके अलावा दूसरी हमारी ये है कि डिपॉजिट शुड बी फ्रॉम द पब्लिक से डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे निधीज और मल्टी बेनिफिट सोसाइटी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो कि अपनी मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हैं पर वो बैंक के में कवर नहीं होते। और लास्ट ये 3 ये कह रहा है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो जो डिपॉजिट है वो मनी की फॉर्म में एक्सेप्ट करना है और किसी फॉर्म में नहीं। आगे कहते हैं कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1949 और कंपनी एक्ट 2013 कैन बी ए बैंक। तो इनके अंदर अगर कोई कंपनी आती है तो वो भी बैंक ही होगी, उसको भी हम एक बैंकिंग और बैंकर कंपनी ही कहेंगे। तो इसके सेक्शन 5C ऑफ BR कंपनी एक्ट मीन्स एनी कंपनी दैट ट्रांजैक्ट बिजनेस इन इंडिया। कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया में बैंकिंग का बिजनेस करती है उसको हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। तो इसमें जो सेक्शन 7 है ये कहता है कि प्रोवाइड्स करता है कि जो वर्ड बैंकर है वो सभी कंपनियां यूज नहीं कर सकती, उसमें केवल जो हमारी बैंकिंग कंपनी है वही इस वर्ड का यूज़ कर सकती हैं। ऐसे ही हमारा सेक्शन 7(2) ये कहता है
कि जो वर्ड है बैंकर वो इंडिविजुअल और ग्रुप यूज नहीं कर सकते। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने पॉइंट दिए हैं जो मनी लेंडर होते थे जैसे महाजन और साहूकार, वो भी पब्लिक को लोन देते थे, तो उनको हम बैंक क्यों नहीं कहते? उनको बैंक इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज देयर देयर बिजनेस एज देयर बिजनेस एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट एज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तो वो कंपनी एक्ट के अंदर और बीआर एक्ट के अंदर नहीं आते, इसलिए उनको हम बैंकर नहीं कहते। और दूसरी बात ये रहती है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनको हम बैंक के अंदर नहीं लेते। बी पॉइंट ये कहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। कुछ कंपनियां जैसे महालक्ष्मी बैंक और लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, फिर भी हम उनको बैंक नहीं कहते क्योंकि वो लैंडिंग नहीं करती। फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए वो पब्लिक से पैसा नहीं लेते, इसलिए उनको हम बैंक नहीं कहते। पॉइंट सी ये कहता है एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। An institute accepting deposit of money without any purpose or with a purpose other than lending or investment cannot be termed as a bank। तो कोई भी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के अलावा किसी और पर्पज़ से, तो उसको भी हम बैंक नहीं कहेंगे। डी पॉइंट ये कहता है डिपॉजिट रिपेबल टू डिपॉजिटर ऑन डिमांड और अदरवाइज। डिपॉजिट ऑफ मनी मे बी रिपेबल आइदर ऑन डिमांड और इफ दे आर टर्म डिपॉजिट ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म और पीरियड। तो ये कह रहे हैं जो डिमांड डिपॉजिट है वो तो हम उसी टाइम पे करेंगे, पर जो टर्म डिपॉजिट है वो जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है उस टाइम पे हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद पॉइंट ई है। पॉइंट ई कहता है द डिपॉजिट में बी विड्रॉएबल बाय कस्टमर बाय चेक ड्राफ्ट अदरवाइज। तो जो हम विड्रॉ करते हैं डिपॉजिट का, कस्टमर जो विड्रॉ कर सकता है वो चेक ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकता है। तो इसमें इन्होंने सेक्शन सी में बताया है कि बैंक जो कोर बिजनेस एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड यूटिलाइज दैट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अलावा बैंक और भी बिजनेस करता है जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ चेक, तो ये सारे अंडर सेक्शन सी आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बैंक ने स्टार्ट कर दी हैं, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, ट्रस्टी है, तो सारा हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो हमने यहाँ पे देखा है कि बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी है दोस्तों, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेन यहाँ इंट्रोडक्शन से इन्होंने एक ही बात स्टार्ट की है कि बैंक का काम एक्सेप्ट करना डिपॉजिट पब्लिक से और उसको डिप्लॉय करना फॉर द पर्पज़ ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही बात इन्होंने बार बार कही है। कुछ पॉइंट इन्होंने उठाए कि महाजन वगैरह हैं उनको हम बैंक क्यों नहीं कह रहे, और कुछ कंपनियां हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं पब्लिक से उनको हम बैंक क्यों नहीं कह रहे, और जो दूसरी कंपनियां हैं जो कि भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, उनको हम बैंक क्यों नहीं कह रहे। तो इन्होंने एक ही बात कही है कि वो कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आने चाहिए, और दूसरा उनका काम बस होना चाहिए एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक ही बात यहाँ से निकल के आई है इन 2 पेजेस में जो हमने पढ़ा है कि बैंक का मेन कोर बिजनेस होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लैंडिंग फॉर और उसको यूटिलाइज करना लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बैंक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि कस्टमर क्या होता है। तो कस्टमर की इन्होंने डेफिनेशन दी है जो मेनली यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। फॉर द पर्पज़ ऑफ केवाईसी इंस्ट्रूमेंट ए कस्टमर इज़ डिफाइन एज। एक कस्टमर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो कस्टमर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये बताया है कि ए पर्सन और ए एंटिटी दैट मेंटेन एन अकाउंट
और हैज़ ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक और कंडक्ट ए ट्रांजैक्शन विद द बैंक। तो कोई भी कस्टमर या पब्लिक जो कि अकाउंट को मेंटेन करती है और ट्रांजैक्शन करती है, उसका रिलेशन होता है बैंक के साथ, उसको हम कस्टमर कहेंगे। एक तो खुद जो इंडिविजुअल है वो बैंक के साथ रिलेशन बनाता है, इसके अलावा किसी दूसरे के बिहाफ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट करता है तो वो भी एक कस्टमर ही माना जाएगा। इसके बाद ये कहा गया है कि कई स्टॉक ब्रोकर और अलग होते हैं। स्टॉक ब्रोकर हैं या थर्ड पार्टी के लिए जो पेमेंट वगैरह या ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी कस्टमर माने जाएंगे। इसके अलावा चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि एनी पर्सन और एंटिटी कंडक्ट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हाई वैल्यू डिमांड की ट्रांजैक्शन या ड्राफ्ट वगैरह की सिंगल ट्रांजैक्शन जो करेंगे वो भी हमारे कस्टमर माने जाएंगे। तो कस्टमर का इन्होंने बेसिकली ये कहा है इन 4 पॉइंट में कि एक इंडिविजुअल जो खुद ट्रांजैक्शन करता है और मेंटेन करता है अकाउंट, उसको हम कस्टमर कहेंगे। या कोई किसी दूसरे के बिहाफ पे अगर ट्रांजैक्शन करता है तो उसको भी हम कस्टमर कहेंगे। एक प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो स्टॉक ब्रोकर वगैरह होते हैं, अगर वो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी कस्टमर काउंट होंगे। इसके अलावा कोई पर्सन जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन करता है ड्राफ्ट की फॉर्म में और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसको भी हम कस्टमर काउंट करेंगे। इसके बाद इन्होंने रिलेशन स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट इन्होंने रिलेशन स्टार्ट किया है वो डिपॉजिट से किया है, क्योंकि बैंक का मेन काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। तो इन्होंने पहले कहा है व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट मनी विद द बैंक, जब कोई कस्टमर बैंक के साथ मनी को डिपॉजिट करता है तो वो हो जाता है लेंडर और बैंक क्या हो जाता है उस केस में बोरोवर। तो इस केस में जब बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है तो बैंक इज डेब्टर और कस्टमर इज क्रेडिटर, क्योंकि बैंक क्या हो गया, देनदार हो गया उस केस में, और कस्टमर का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिटर। तो इसके लिए इन्होंने मेन 4 फीचर्स बताए हैं हमारे ए टू ई कि क्या क्या रिलेशनशिप हो जाएगा उस टाइम पे बैंक और कस्टमर के बीच में। तो पहला रिलेशन जो इन्होंने बताया है वो है ए बैंक इज फ्री टू यूज़ द मनी इन द वे मोस्ट बेनिफिशियल टू इट। अब हम एज ए बैंकर, हमारे पास कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट करवा के जाता है तो उसको हम किसी भी फॉर्म में, जैसे लोन की फॉर्म में या किसी भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बैंक फ्री होल्ड होता है। तो सेकंड पॉइंट बी जो पॉइंट है वो कहता है द कस्टमर शुड मेक ए डिमांड ऑफ पेमेंट द बैंकर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री नहीं है बैंक उस टाइम पे जब कस्टमर डिमांड करता है, उस टाइम पे हमें उसको एज ए बैंकर पेमेंट प्रोवाइड करनी होती है। तीसरा पॉइंट कहा है द डिमांड शुड बी मेड इन ए स्पेसिफिक मैनर। एक स्पेसिफिक मैनर में डिमांड होगी, वो रिटर्न में होगी, चेक ड्राफ्ट विड्रॉ फॉर्म या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और वर्किंग हार में होगी तभी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसमें डी पॉइंट कहता है कस्टमर और क्रेडिटर डज नॉट हैव एनी श्योरिटी फ्रॉम द डेबिटर। तो इसमें श्योरिटी नहीं होती उसने, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया है, वो अमाउंट दिया है वो हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसको श्योरिटी की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। और लास्ट एंड ई पॉइंट ये कहता है द लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट बिगेन टू रन यूटिलाइज डिमांड। तो उस टाइम पे क्या है, लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। एडवांस में लोन में लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है, जिसमें हम देखते हैं कि विद इन 3 ईयर हमें बैलेंस कंफर्मेशन लेनी होती है, नहीं तो लिमिट एक्सपायर हो जाती है। इस केस में कस्टमर कभी भी आके अपनी पेमेंट डिमांड कर सकता है। अगला जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है क्रेडिटर डेबिटर का। अब फर्स्ट काम तो डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद सेकंड काम बैंक का होता है लेंडिंग का। जब बैंक लेंडिंग करता है तो उस केस में बैंक क्रेडिटर हो जाता है और जो कस्टमर है वो डेबिटर हो जाता है, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है वो क्रेडिटर और कस्टमर ने पैसा लिया है वो डेबिटर। तो लैंडिंग ऑफ मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बैंक। ठीक है, द रिसोर्सेज मोबिलाइज बाय बैंक आर यूटिलाइज फॉर लैंडिंग ऑपरेशन।
कस्टमर हु बोरो मनी फ्रॉम द बैंक ओन्स द मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है, इसे बैंक को वापस देना होता है पैसा। इन केस ऑफ एनी लोन एंड एडवांस, बैंकर इज क्रेडिटर एंड कस्टमर इज डेबिटर और बोरोवर। द बोरोवर एग्जीक्यूट, इसके लिए बोरोवर को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट्स करने होते हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह ऑफर करनी होती है, जिससे बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है या क्रेडिट फैसिलिटी देता है। इसके साथ in addition to these two activity, bank also undertake activity mentioned in section 6। तो सेक्शन 6 में हमने देखा था इसके अलावा भी बैंक कई एक्टिविटी करता है, डिपेंड अपॉन दिस सर्विस, और इन सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कस्टमर और बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। इसमें है बैंक एज ए ट्रस्टी, कि बैंक ट्रस्टी के फॉर्म में कब काम करेगा। तो बैंक ट्रस्टी की फॉर्म में काम जब करेगा जब वो किसी थर्ड पार्टी का, ये कहा गया है ट्रस्टी इज ए पर्सन और ए फर्म दैट होल्ड एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी और असेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की बेनिफिट के लिए जब भी कोई चीज़ होल्ड करता है तो वो एज ए ट्रस्टी काउंट हो जाता है, ठीक है। ट्रस्टी आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन इन द बेनिफिशियरी बेस्ट इंटरेस्ट एंड हैव ए फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। तो इस केस में जब ट्रस्टी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जिसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो भी पैसा अमाउंट रखा गया है वो बेस्ट इंटरेस्ट की फॉर्म में थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करें। इसमें बेसिकली जो मेन है बैंक एज ए ट्रस्टी वो ये होता है कि कोई एक अमाउंट रखा जाता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उस स्पेसिफिक पर्पज़ को पूरा करने के लिए एज ए बेली और ट्रस्टी बैंक काम करता है। तो इसमें एक केस बताया गया है, इस केस में एक सर्टेन पर्सन ने 2,000 रुपये डिपॉजिट किए थे बैंक के पास एज ए गारंटी फॉर परचेज ऑफ कार, और उससे पहले ही बैंक फेल हो गया था। तो बैंक फेल हो गया था तो उसको वो पूरा पैसा वापस करना था एज ए प्रेफरेंशियल डेबिट्स, ठीक है, रिफंड करना था। इसके अलावा एक और केस बताया गया है, इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी को बैंक को शेयर खरीदने थे किसी कस्टमर के बिहाफ पे, पर उसने सारे परचेज नहीं किए थे, उससे पहले ही बैंक फेल हो गया। तो इस केस में भी बैंक को वो सारा पैसा रिफंड करना पड़ा था। तो बैंक को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो पैसा दिया गया है, अगर वो उस पर फेल होता है तो उसको पूरा अमाउंट रिफंड करना होता है कस्टमर को। ये है बैंक एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किसी कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया, वो स्पेसिफिक पर्पज़ अगर पूरा नहीं हो पाया, यहाँ पे 2,000 रुपये करवाए हैं तो वो अमाउंट रिफ़ंड करना होगा बैंक को। यहाँ पे बैंक को शेयर्स बोट करने थे और वो कुछ पार्टी कर पाया था, उससे पहले ही बैंक फेल हो गया तो उसको क्या करना पड़ा, वो सारा पैसा रिफ़ंड करना पड़ा, अनस्पेंट अमाउंट। तो ये एज ए ट्रस्टी था। अब हम देखेंगे एज ए बेली और बेलर रिलेशनशिप। तो जब बैंक बेलर और बेली का क्या रिलेशनशिप होता है, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि बैंक बेली होता है, कस्टमर बेलर होता है। तो ये देखते हैं, व्हेन द कस्टमर डिपॉजिट सर्टेन वैल्यूएबल बॉन्ड सिक्योरिटी एंड अदर डॉक्यूमेंट विद द बैंक। जब कस्टमर बैंक के साथ कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है या बॉन्ड है, कुछ भी डिपॉजिट करवाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, बेलर और बेली वाला रिलेशनशिप आ जाता है, देयर सेफ कस्टडी। द बैंक बिसाइड बिकम ए ट्रस्टी, एक ट्रस्टी के साथ साथ बैंक यहाँ पे क्या है, बेली भी है, ठीक है, और कस्टमर क्या है, बेलर है। इसमें मेनली यही बताया गया है कि जब बैंक की कस्टडी में कोई कस्टमर कुछ भी अपना वैल्यूएबल चीज़ रखता है, उसमें अगर किसी टाइप का लॉस होता है
तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार है अगर बैंक की नेग्लिजेंस के कारण कुछ भी होता है। और अगर कस्टमर का कोई एनिमल है या गुड्स है वो इंक्रीज होती है तो उस केस में उसका ट्रू ओनर वही कस्टमर ही होगा, बैंक उसको वो सारी चीज़ें लौटानी होंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बैंक एक केयर टेकर की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, अगला हमारा जो रिलेशन